हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। मेरा नाम है चंदन सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली इंग्लिश चैनल पर। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक सेकेंड टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो कि प्रोनाउन जानने के बाद हमें मतलब इंग्लिश ग्रामर में और थोड़ी मजबूती महसूस होगी और साथ में हमारा बेस भी स्ट्रांग होगा और हमें लिखने और पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रोनाउन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रोनाउन क्या है, उसके प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और हाँ दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप स्किप करें तो कोई एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाए और फिर आपको एक पूरे टॉपिक समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे से प्रोनाउन सीखना समझना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बीच में न छोड़ें और साथ में वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक प्रोनाउन। दोस्तों, प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन का डेफिनेशन है अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा या नाउन के जगह पे जो वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। पिछली क्लास में हमने जाना समझा कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप क्या होते हैं, कौन से वर्ड को कौन से नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। तो वैसे ही हम लोग आज प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तो प्रोनाउन मेनली होता है नाउन को बार बार, जैसे एक सेंटेंस है, एक बहुत बड़ा सा सेंटेंस है, तो वहाँ पे हम लोग नाउन को बार बार यूज़ ना करें, ना उस सेंटेंस को थोड़ा छोटा कर दें, तो उसके लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं। तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। ये आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ही सी, बहुत सारे प्रोनाउन है। ये सारे जो 10 प्रोनाउन के टाइप्स है, बहुत सारे वर्ड सब में अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी एक ऐसे ही एग्जाम्पल लिखा है, फिर हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, रवि इज़ अ गुड स्टूडेंट, रवि प्ले फुटबॉल, रवि इज़ गुड इन म्यूज़िक, एवरीवन लव्स रवि। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रवि यहाँ पे भी यूज़ किया है मैंने, यहाँ पे भी यूज़ किया है, यहाँ पे भी यूज़ किया है, यहाँ पे भी यूज़ किया है। तो बार बार रवि यूज़ कर रहे हैं, रवि एज ए नाउन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस को थोड़ा सा अननेचुरल कर दे रहा है, ये लग नहीं रहा है कि नेचुरल सेंटेंस है। तो इसी को नेचुरल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो हम लोग रवि का यूज़ करेंगे ही नाउन का, क्योंकि पहली बार हमें पता ही नहीं हम किसके बारे में बात करें। तो जिसके बारे में बात करें पहली बार उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड टाइम से हम लोग जैसे रवि प्ले फुटबॉल, तो रवि की जगह पे हम लोग लिखेंगे ही, यहाँ पे प्लेज हो जाएगा। तो रवि ये ही एक प्रोनाउन है, तो हमने इस रवि को रिप्लेस कर दिया ही के साथ, तो ही प्लेज फुटबॉल। और रवि इज़ गुड इन म्यूज़िक, तो रवि फिर यहाँ पे हम लोग ही का यूज़ करेंगे, ही इज़ गुड इन म्यूज़िक। और फिर यहाँ पे एवरीवन लव्स रवि, तो यहाँ पे हम लोग ही की जगह पे हिम का यूज़ करेंगे, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब आगे जानेंगे। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ पे हम लोग ने समझने के लिए एक सेंटेंस लिखा, रवि रवि प्ले फुटबॉल, रवि द गुड इन म्यूजिक, एवरीवन लव्स रवि। तो ये क्या होता है कि एक ही वर्ड को बार बार हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो वो सेंटेंस को थोड़ा सा अननेचुरल बनाता है और सेंटेंस का जो सुंदरता है उसको भी थोड़ा सा वो मतलब डिस्टॉर्ट कर देता है। वो सेंटेंस उतना सुंदर नहीं लगता है जितना कि हमें प्रोनाउन यूज करने के बाद लगेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इस सेंटेंस को, रवि इज अ गुड स्टूडेंट, ही प्लेज फुटबॉल, ही इज गुड इन म्यूजिक एंड एवरीवन लव्स हिम। अब हमने रवि को रिप्लेस कर दिया हिम से, तो आप लोग पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस एक नेचुरल लगेगा और साथ में सेंटेंस का जो ब्यूटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग प्रोनाउन का यूज नाउन को रिप्लेस करने के लिए इसीलिए करते हैं ताकि सेंटेंस की सुंदरता बनी रहे और ताकि सेंटेंस भी नेचुरल लगे और सेंटेंस को हम लोग शॉर्ट भी थोड़ा मतलब यूज कर सके। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं।
मेनली प्रोनाउन के 10 प्रकार हैं। फर्स्ट टाइप हो गया पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड टाइप हो गया पोसेसिव प्रोनाउन, थर्ड टाइप हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग जैसे आई, यू, वी, ही, सी, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन में आएंगे। उसके बारे में आप लोग टेंशन मत लें बिल्कुल, उसके बारे में मैं एक एक टॉपिक को, एक एक टाइप को अच्छे से डिटेल में उसको वर्ड्स भी लिखाऊंगा, कौन से वर्ड कौन सी कैटेगरी में आएंगे, साथ में उसके ऊपर मैं सेंटेंसेस भी बनवाऊंगा हर एक वर्ड के ऊपर, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना ध्यान दें कि यहाँ पे क्या टाइप है, बस आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन में हो गया आई, यू, वी, ही, सी, इट, एटसेट्रा। उसी तरह पोसेसिव प्रोनाउन में आ गया माई, माइन, योर्स, आवर्स, ये सारे पोसेसिव प्रोनाउन में आएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा दिस, दैट। जब किसी चीज को हम लोग इशारा करके बता रहे हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि वो दिस इज अ पेन, दैट इज अ चेयर, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया उसी तरह। फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब कि ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आएगा। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों में सेम ही चीज यूज होता है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव में भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ यूज होगा वर्ड, एम्फैटिक में भी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ यूज होगा। लेकिन फर्क इतना है कि रिफ्लेक्सिव में हम लोग इन जनरल मतलब बात करेंगे। जैसे मैं बोलूँगा कि आई विल डू इट माई सेल्फ, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं ये करूँगा, आई ही विल डू हिमसेल्फ, वो खुद करेगा। लेकिन एम्फैटिक में बोले जोर देना, जोर दे के बोलेंगे हम लोग, जैसे आई माई सेल्फ विल डू दिस, मतलब मैं ही करूँगा इस काम को। ही हिमसेल्फ विल डू दैट, वो ही उस काम को करेगा। तो ये फर्क है। शब्द दोनों में एक ही है, माई सेल्फ यहाँ भी यूज होगा, यहाँ पे भी, लेकिन एक में बोलेंगे कि जोर दे के बोल रहा है, कह रहा है कोई भी, और दूसरे में इन जनरल बात हो रही है। उसी तरह इंडेफिनिट प्रोनाउन है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन है, फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन दोनों में भी सेम ही वर्ड यूज हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम लोग इंटेरोगेटिव शब्द का मतलब जानते हैं, बहुत पहले से हमने पढ़ा हुआ है कि इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन करना, पूछना। जैसे हु, व्हाट, विच, हु, ये सारे वर्ड जहाँ पे आएंगे उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आएगा सेंटेंस में, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा या इंटेरोगेटिव वर्ड होगा। हु, विच, व्हाट, ये सारा इंटेरोगेटिव वर्ड हो जाएगा। उसी तरह रिलेटिव में भी हम लोग वही यूज करेंगे, हु, विच, व्हाट, हुज। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि दो क्लॉज को रिलेट कर देता है। ही इज द पर्सन हु वाज टॉकिंग अबाउट हिम, तो हु यहाँ पे यूज हुआ, तो ही इज द पर्सन एक फर्स्ट क्लॉज है, और हु वाज टॉकिंग अबाउट हिम एक सेकंड क्लॉज है। तो दोनों को जोड़ने का काम हु कर रहा है। तो यहाँ पे भी हु यूज हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है कि हु इज डूइंग दैट, व्हाट इज दैट थिंग, ये सारा क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं उस, लेकिन यहाँ पे ही इज द पर्सन हु वाज डूइंग दैट थिंग। तो यहाँ पे दो क्लॉज को रिलेट कर दिया हु ने। तो ये एक फर्क है हु में, हुज में। वो सारे चीज हम लोग धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने जान लिया कि टाइप कितने होते हैं, 10 प्रकार होते हैं प्रोनाउन के, साथ में प्रोनाउन का डिफिनेशन भी जान लिया हमने। प्रोनाउन जो है नाउन की जगह पे यूज होता है, और इसलिए यूज होता है ताकि जो सेंटेंस है उसकी सुंदरता बनी रहे, उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके, और सेंटेंस जो है वो बोलने में नेचुरल लगे। हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स को डिटेल में पढ़ने से पहले उनके एग्जाम्पल्स और उन पे बेस्ड सेंटेंसेस बनाने के पहले एक प्रोनाउन का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, टॉपिक क्या मतलब प्रोनाउन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, जो कि केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, जिसमें कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पर्सनल प्रोनाउन में मेनली यूज होता है, लेकिन इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट कहाँ यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन में कौन सा सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पर्सन में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड पर्सन में कौन सा होगा, थर्ड पर्सन में कौन सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल,
उसी तरह सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आई आता है, मी आता है, वी आता है और अस आता है। सेकंड पर्सन में यू आता है हर जगह, मतलब सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू, ऑब्जेक्ट में भी यू और ऑब्जेक्ट के प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन में होता है, सिंगुलर में आएगा ही सी इट, सॉरी यहाँ पे आई लिख दिया मैंने, ही सी इट, और उसी का ऑब्जेक्ट हम लोग बोलेंगे हिम हर और इट। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट। उसी तरह थर्ड पर्सन के प्लूरल में दे का ऑब्जेक्ट देम। फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर है आई होगा, उसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस अगर हम बनाएंगे तो उसको बोलेंगे मी। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में हम लोग वी यूज़ करते हैं और उसी का ऑब्जेक्टिव केस हम लोग बनाते हैं तो अस यूज़ करते हैं। सेकंड पर्सन के सिंगुलर में हम लोग यू ही यूज़ करेंगे और प्लूरल में भी हम लोग ऑब्जेक्ट में भी इसका यू ही यूज़ करेंगे। सेकंड पर्सन के प्लूरल में भी यू यूज़ करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हम लोग ही सी इट, हिम हर इट, उसी तरह प्लूरल में दे का प्लूरल देम बनेगा। तो हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस ये है कि कोई भी वर्ब है, वर्ब के पहले अगर हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसको हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, और वर्ब के बाद अगर हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया कि मैंने राहुल को बोला, आई टोल्ड राहुल। तो टोल्ड एक वर्ब है, वर्ब के पहले है मैंने मत, तो वर्ब के पहले क्या यूज होगा? सब्जेक्ट यूज होगा, और सब्जेक्ट कौन सा होगा? फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं मतलब खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो डिफरेंस आपने समझ लिया कि वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। उसी तरह फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को भी आप समझ ले थोड़ा सा। फर्स्ट पर्सन हो गया कि मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। सेकंड पर्सन हो गया मतलब मैं दूसरे पर्सन से बात कर रहा हूँ, यू मतलब दो लोग हैं और मैं दूसरे पर्सन से बात करूँ तो वो जो दूसरा पर्सन है वो हो गया सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? मैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मैं सब फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा। सामने वाले से बात कर रहा हूँ दूसरे पर्सन से तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। और मैं दो लोग हैं, दो लोग बात कर रहे हैं और किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं सामने एक रवि नाम का लड़का खड़ा है, तो मैंने रवि से बोला कि रवि, सीता एक अच्छी लड़की है। तो सीता कौन हो गई? थर्ड पर्सन हो गई। तो सी इज अ गुड गर्ल। सीता के बारे में हम, सीता तो नाउन हो गया, उसका प्रोनाउन यूज क्या करेंगे हम लोग? सी। तो मैं रवि को बोलूंगा आई टोल्ड रवि दैट सी इज अ गुड गर्ल। सी किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीता के बारे में। तो सीता हो गया थर्ड पर्सन, रवि हो गया सेकंड पर्सन, और मैं बोल रहा हूँ रवि को तो मैं हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका डिफरेंस भी समझ लिया मैंने, हम लोगों ने। और साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी डिफरेंस समझ लिया। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों क्लियर करना, क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आएगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर कौन सा होगा फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में सिंगुलर कौन सा होगा, प्लूरल कौन सा होगा, तो आगे हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो प्रोनाउन का, वो हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। और साथ में ग्रामर में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। आगे कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेस बनाने में, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने आपको ये समझाया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस बताया। साथ में मैंने यहाँ पे बताया भी, सब्जेक्ट के बारे में लिख दिया। तो देखिए फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट या इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। तो सब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल हम लोग वी एक के लिए तो यूज करेंगे नहीं, वी जो है बहुत सारे लोगों के लिए, दो या दो से अधिक लोगों के लिए यूज करते हैं, तो इसीलिए वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो जाएगा वी, और उसी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर यू, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू, प्लूरल में यू, सब्जेक्ट में यू, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हम लोग ही, सी, इट का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक इंसान की बात करते हैं तो इसीलिए ये सिंगुलर में आ गया। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा।
उसी तरह थर्ड पर्सन के प्लूरल में हम लोग यूज करेंगे दे। प्लूरल दे, क्योंकि एक से ज़्यादा इंसानों के बारे में, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हम लोग दे यूज़ करेंगे। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा वो देम होगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव को ही हम लोग नॉमिनेटिव केस भी बोलेंगे। तो हम लोगों ने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस पढ़ लिया, समझ लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ लिया। आगे ये और क्लियर होगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे और आगे हमें अच्छे से क्लियर होता जाएगा। दोस्तों, हमने प्रोनाउन का डेफिनेशन पढ़ लिया है, उसके बारे में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा प्रोनाउन होता है वो हमने जान लिया। सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सारा हमने प्रोनाउन के बारे में जान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन की ओर और टाइप्स के बारे में जानते हैं कि प्रोनाउन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन का टाइप्स कौन कौन सा है। तो फर्स्ट टाइप कौन सा है प्रोनाउन? फर्स्ट का प्रोनाउन का जो टाइप है उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन, या हिंदी में बोलेंगे तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कि आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये सारे वर्ड्स जो है ये पर्सनल प्रोनाउन के अंडर आते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में आएंगे। इसका डेफिनेशन देखिए पर्सनल प्रोनाउन का क्या होगा। वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होता है उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है। हमने पर्सन जब पढ़ा था तो उस दौरान पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, सी आएगा थर्ड पर्सन में। चलिए आप ही लोग बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सा फर्स्ट होगा। यहाँ पे दो लिस्ट है, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस है। इसमें फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड पर्सन कौन सा होगा, ये आप लोग बताइए। वैसे सब्जेक्टिव केस को हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ये भी दोस्तों आप लोग नोटबुक में इसको नोट करते रहिएगा। सब्जेक्टिव केस को हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। आई कौन सा पर्सन है? आई है हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? आई का हमने पढ़ा था जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन पढ़ रहे थे। आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस बनेगा मी। उसी तरह सी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हर। उसी तरह दे जो है थर्ड पर्सन है और ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? देम बनेगा। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस है। ही थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम। इट जो है थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही होगा। यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही बनेगा। तो दोस्तों हमने केस इसीलिए पहले पढ़ लिया था कि देखिए पर्सनल प्रोनाउन में जो है हमारा उन केसेस का, उन पर्सन्स का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों का यूज यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसीलिए हमने उसको पहले कवर कर लिया था। तो ये सारे वर्ड जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों में आएंगे वे पर्सनल प्रोनाउन या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन में चलते हैं जिसको कहते हैं हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन, या हिंदी में इसको बोलेंगे अधिकारवाचक सर्वनाम। जैसे माइन हो गया, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे वर्ड्स जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंस भी है। देखिए यही वर्ड्स पोसेसिव एडजेक्टिव भी कहलाएंगे, यही वर्ड्स पोसेसिव प्रोनाउन भी कहलाएंगे, लेकिन कहाँ पोसेसिव प्रोनाउन की तरह काम करेंगे और किस जगह पे पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, आइए हम लोग वो जान लेते हैं। अगर किसी सेंटेंस में नाउन के पहले, ये एन का मतलब नाउन है, इसको आप लोग यहाँ साइड में लिखेंगे तो लिख सकते हैं ये नाउन है। किसी सेंटेंस में अगर नाउन के पहले ये सारे वर्ड्स में से कोई प्रयुक्त होते हैं या आते हैं तो वो पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, वो पोसेसिव प्रोनाउन की तरह काम नहीं करेंगे। उसी तरह किसी सेंटेंस में अगर वर्ब या फिर कोई दूसरा वर्ड है और उसके पहले ये सारे वर्ड्स प्रयुक्त होते हैं या आते हैं तो वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। मतलब माइन आ गया, उसके बाद कोई वर्ब आया तो वहाँ पे माइन को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। वैसे ही अगर आवर्स आ गया, आवर्स के बाद में सेंटेंस में आवर्स है, आवर्स के बाद कोई नाउन आया तो वहाँ पे हम आवर्स को क्या बोलेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे।
ठीक है, कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं डाउट को। एक बार फिर समझा दे रहा हूं मैं, ये सारे वर्ड्स माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इनके बाद अगर नाउन आता है तो ये सारे वर्ड्स पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स के बाद वर्ब आएगा या फिर कोई दूसरा वर्ड आएगा किसी सेंटेंस में, तो वहां पे इन सारे वर्ड्स को हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन बोलेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, टेबल में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये सारा सब्जेक्टिव केस है, हम लोग तो पहले भी पढ़ा है हमने, जैसे आई, वी, यू, सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस। अब देखिए, ये सब्जेक्टिव केस हो गया, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई होगा, तो वहां पे पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आवर होगा। यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? योर होगा। ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज होगा। सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर होगा। इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? इट्स होगा। दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देयर होगा। उसी तरह आई का पॉसेसिव प्रोनाउन हम लोग माइन बोलेंगे, माइन बोलेंगे आई के पॉसेसिव प्रोनाउन को। वी का पॉसेसिव प्रोनाउन बनेगा आवर्स। यू का पॉसेसिव प्रोनाउन बनेगा योर्स। ही का पॉसेसिव प्रोनाउन बनेगा हिज। सी का पॉसेसिव प्रोनाउन बनेगा हर्स। इट का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, इट का सिर्फ पॉसेसिव एडजेक्टिव बनता है। दे का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? देयर्स बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, जैसे हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई यूज करेंगे, तो दिस इज माई पेन, मैंने बोला दिस इज माई पेन, तो अब पेन एक क्या नाउन है, नाउन के पहले माई का शब्द का यूज हुआ है, तो माई क्या हो जाएगा? अपना पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। उसी तरह एक और एग्जांपल लिखिए, दिस पेन इज माइन। ठीक है, यहाँ पे दिस पेन इज माइन, तो नाउन जो पेन है वो पहले यूज हो गया, और माइन कहाँ लास्ट में यूज हुआ है, उसके बाद में कोई कुछ और वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। अगर वर्ब यूज होता तो भी पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह उसको लेते, लेकिन कोई वर्ड्स यूज ही नहीं हुआ है। दिस पेन इज माइन, केवल तो माइन लास्ट में है, उसके बाद कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो वहां माइन क्या होगा? पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। तो दोस्तों, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में आप लोग डिफरेंस ये याद रखेंगे कि यही वर्ड्स पॉसेसिव प्रोनाउन का भी काम करेंगे और पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी काम करेंगे। लेकिन नाउन अगर सेंटेंस में इन वर्ड्स के बाद नाउन यूज होगा तो वहां पे पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। लेकिन इन वर्ड्स के बाद में अगर वर्ब या फिर कोई दूसरा वर्ड यूज होता है तो वहां पे यही वर्ड्स पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह काम करेंगे। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है इसका। तो ये अपना फर्स्ट टाइप है, ये अपना सेकंड टाइप है। अभी हम लोग चलेंगे थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन की ओर। प्रोनाउन में हम आगे पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो प्रोनाउन के 10 टाइप थे उसमें ये फर्स्ट हमने कवर कर लिया पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड हमने कवर कर लिया पोसेसिव प्रोनाउन। अभी हम लोग कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उन प्रोनाउंस को कहते हैं जिनकी तरफ हम स्पेसिफिकली इशारा करके बोलते हैं, किसी भी वस्तु या किसी इंसान के बारे में स्पेसिफिकली उसकी ओर करके हम बात करते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दोज, दीज, सच वर्ड्स हम यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होगा कि वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे हमने कहा कि दिस इज़ अ पेन, तो ये हमने बोला कि ये एक पेन है, मतलब इस पेन की ओर इशारा करके बोला कि ये एक पेन है, तो दूसरे समझ जाएं कि इस पेन के बारे में बात हो रही है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, सच जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं इस पे बेस्ड, इन एग्जाम्पल्स पे दिस इज अ पेन, वही मैंने अभी बोला, जैसे दिस इज अ पेन, सच अ गुड बॉय। एक लड़के के बारे में बात करें हम लोग तो उसको बोलेंगे सच अ गुड बॉय। मतलब बहुत सारे लड़के हैं, सारे लड़कों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारों में से एक लड़के के बारे में बोल रहे हैं उसकी ओर इशारा करके, तो इसीलिए उसको बोलेंगे सच अ गुड बॉय। उसके बाद कुछ किताबें रखी हुई है तो वहाँ पे हम लोग इशारा करके बोलेंगे दोज आर हर बुक, मतलब वो उसकी किताबें हैं, किसी लड़की की किताबें रखी हुई है कहीं पे तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी ओर इशारा करके बात कर रहे हैं। उसी तरह दैट हाउस इज़ माइन, किसी घर की ओर इशारा करके बोल रहे हैं। फिर दीज आर माई फ्रेंड्स, मतलब कुछ दोस्त लड़के खड़े हैं उनकी ओर कोई इशारा करके बोल रहा है, या मैं इशारा करके बोल रहा हूँ दीज आर माई फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में
वर्ड जो एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के, वो है ईच, ईदर, नन, नीदर। इनमें फ़र्क है कि ईच वर्ड अगर हम यूज़ करेंगे तो दो से ज़्यादा व्यक्तियों या दो से ज़्यादा वस्तुओं के लिए हम ईच वर्ड का यूज़ करेंगे। ईदर का यूज़ करेंगे तो केवल दो में से दो के बारे में ही बात हो रही है, दोनों में से एक, ईदर दोनों में से एक। नन में भी वही है कि बहुत सारे लोग हैं और उन सारों के बारे में बोल रहे हैं कि नन मतलब किसी ने नहीं किया, ईच मतलब सब ने, नन मतलब किसी ने नहीं। नीदर में भी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि दोनों ने नहीं किया, नीदर ऑफ द टू हैव डन दिस। आगे हम लोग सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस के थ्रू हम लोग इसको और अच्छे समझेंगे। ईच ऑफ यू विल डू दिस मतलब पाँच छः, दो से ज़्यादा लोग खड़े हैं तो किसी ने बोला ईच ऑफ यू विल डू दिस मतलब कि सबको ये काम करना है, सबको ये करना है। उसके बाद है ईदर ऑफ देम हैव डन दिस मतलब दो लोग हैं तो उन लोगों में से मैंने बोला कि दोनों में से किसी ने किया है। ईदर ऑफ देम हैव डन दिस मतलब दो लोग में से किसी एक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईदर होगा। उसी तरह नन है तो नन में भी दो से ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने बोला नन ऑफ देम आर गुड फॉर दिस जॉब मतलब इस जॉब के लिए कोई भी सही नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है, नन ऑफ देम। तो दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए मैंने यहाँ पे बात की। उसी तरह फिर नीदर के बारे में बोला, नीदर ऑफ द टू आर करेक्ट, दो लोग हैं, दोनों में से सही नहीं है, कोई बोल रहा है कुछ गलत बोल रहा है, तो हम लोगों ने बोला नीदर ऑफ द टू आर करेक्ट मतलब दोनों में से कोई सही नहीं है। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ लिया। फिर हम लोग आगे आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की ओर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में जो वर्ड यूज होते हैं वो है ईच अदर और वन अनदर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ईच अदर जो है वो दो व्यक्तियों या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए नहीं, मतलब ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए ही यूज होता है, और वन अनदर में क्या होता है कि दो व्यक्तियों या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, राम एंड सीता आर मेड फॉर ईच अदर, दो लोगों के बारे में बात हो रही है तो राम एंड सीता के बारे में बात हो रही है, तो राम एंड सीता आर मेड फॉर ईच अदर, तो यहाँ दो लोगों के बारे में बात की हमने। फिर दे ऑल वे आर ब्लेमिंग वन अनदर, यहाँ पे दो से ज़्यादा लोग हैं, सब किसी बात को लेकर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे दे ऑल वे आर ब्लेमिंग वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे ईच अदर समझ लिया हमने, वन अनदर समझ लिया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ लिया। अभी हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो सेम ही वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनका जो यूज है वो थोड़ा डिफरेंस है, उसको हम लोग सेंटेंस और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फैटिक प्रोनाउन में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ एट्सेट्रा। एम्फैटिक प्रोनाउन में भी सेम ही वर्ड यूज होते हैं, लेकिन इनका सेंटेंस में यूज करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लोग सिंपली बोलेंगे आई विल डू दिस माई सेल्फ, इन जनरल सेंस में हमने कहा कि मैं यह काम खुद करूंगा, ऐसा कुछ मतलब दबाव नहीं डाला या किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने बस जनरली कहा कि यह काम मैं खुद करूंगा। he has solved this equation by itself, उसने यह इक्वेशन खुद से सॉल्व किया है, बस एक जनरली मैंने मतलब किसी ने कहा। द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स, ऑफिसर्स ने खुद को बचाया है, किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, उन्होंने खुद को बचाया है। यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, तुम्हें खुद से ही अप्लाई करना होगा। यहाँ पे हमने जनरली बस यूज किया योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ का। लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या होता है, जब यही वर्ड्स यूज होते हैं तो हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ देकर बोलते हैं किसी सेंटेंस में। जैसे यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, तुम खुद अपने प्रॉब्लम की जड़ हो, तुम खुद अपने प्रॉब्लम की वजह हो, तो यहाँ पे मैंने जोर देकर बोला कि तुम खुद हो, तो इसीलिए योर सेल्फ का यूज यहाँ पे होगा, तो हम लोग उसको एम्फैटिक प्रोनाउन, जहाँ पे जोड़ देने के लिए योर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ का यूज होगा, तो वो हम लोग जोड़ देने के लिए यूज करेंगे। उसी तरह मैं जोड़ दे के बोल रहा हूँ आई माई सेल्फ विल डू दिस, मैं खुद ही इस काम को करूंगा, मैं इस काम को करूंगा तो आई विल डू इट माई सेल्फ हो जाएगा, मैं खुद ही इस काम को करूंगा, आई माई सेल्फ विल डू दिस, मतलब मैंने जोड़ दिया कि मैं ही इस काम को करूंगा। उसी तरह यहाँ पे भी बोला ही हर्ट हिमसेल्फ, मतलब उसने, किसने जोड़ दिया कि उसने खुद को चोट पहुंचाया। तो जहाँ पे जोड़ देने की बात होगी वहां पे हम लोग ये सारे जो वर्ड्स है
उसको यूज़ करेंगे तो हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे कि जोर दे रहा है तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाएगा, और जोर नहीं दे रहा है जनरल सेंस में जो ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल जो होता है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंडर आते हैं। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ इसको एक सिंगल लिखा है और सारे वर्ड्स का मैंने सेंटेंस नहीं बनाया है। कुछ वर्ड सारे लिख दिए लेकिन सेंटेंस कुछ बनाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए, इसका सेंस समझ में आ जाए, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इंडेफिनिट प्रोनाउन का, कि किन सारे वर्ड्स को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज कहेंगे और कहाँ पे ये यूज होगा सेंटेंस में। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल है वो है एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है उसका मेनली हम लोग यूज़ किसी स्पेसिफिक चीज़ की ओर इशारा करके नहीं कहते हैं, इन जनरल हम लोग बोलते हैं। जैसे बच्चे क्लास में आए तो सारे बच्चे आ गए, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5 बच्चे आए, 2 बच्चे आए, मैं बोलूँगा एवरीबडी हैज़ कम इन द क्लास, मतलब कि सारे बच्चे आ गए। जितने भी बच्चे हैं या तो 5 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे, तो मैंने पर्टिकुलरली 5, 10, 1, 2 को इशारा करके या काउंट करके नहीं बोला, मैंने इन जनरल बोला कि सब आ गए, एवरीवन इन द क्लास। तो इन जनरल जो भी हम वर्ड्स यूज करेंगे प्रोनाउन को यहाँ पे, तो वो इनडेफिनिट प्रोनाउन में हम लोग उसको उस वर्ड को काउंट करेंगे। किसी चीज़ की ओर स्पेसिफिकली इशारा करके जो वर्ड यूज होगा उसको हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन नहीं बोलेंगे। इन जनरल जो वर्ड यूज होगा हम लोग उसको बोलेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। आइए हम लोग सेंटेंस से थोड़ा और क्लियर होगा। एवरीबडी कम इन द क्लास, तो अभी मैंने बताया कि 1, 2, 5, 10 जितने भी बच्चे हैं सारे क्लास में आ गए, तो मैंने ये नहीं कहा कि 1 बॉय है कम, 2 बॉयज हैव कम, 3 बॉयज हैव कम, एवरीबडी कम इन द क्लास, मतलब कि सारे आ जाओ क्लास में, सारे आ गए हैं क्लास में। नन इज टू बी ब्लेम्ड, अब जनरली मैंने बोला किसी एक इंसान को या किसी एक के बारे में ये नहीं बोला कि उसने गलती की या नहीं, कि वो ब्लेम करने के लिए है कि नहीं, मैंने बोला कोई भी ब्लेम करने लायक नहीं है। इन जनरल सबके बारे में मैंने बात कर दी कि कोई भी ब्लेम करने लायक नहीं है। नोबडी हैज़ डन दिस, यहाँ पे भी मैंने किसी एक को टारगेट या किसी एक की ओर इशारा करके नहीं बोला, यहाँ पे भी मैंने इन जनरल बोला नोबडी हैज़ डन दिस, मैंने किसी ने भी नहीं किया है। प्लीज कॉल समवन टू डू दिस, अब मैंने किसी एक इंसान को स्पेसिफिकली नहीं बुला रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ समवन। समवन कोई भी हो सकता है, तो वो मतलब किसी एक के बारे में बात नहीं होकर किसी के भी बारे में बात हो रही है, तो वो कोई भी हो सकता है, तो उसको प्लीज बुलाओ सॉल्व करने के लिए। आई लाइक नथिंग इन द शॉप, अब शॉप गए हम लोग, कुछ खरीदने गए, तो वहाँ पे हमें कुछ पसंद नहीं आया, तो हमने ये नहीं बोला कि हमें वो पसंद नहीं आया, हमें किताब पसंद नहीं आया, हमें कॉपी पसंद नहीं आया, हमें ये पसंद नहीं आया, हमें कुछ और पसंद नहीं आया। हमने बोला कि कुछ मुझे उस दुकान में पसंद नहीं आया। नथिंग इन द शॉप, आई डोंट लाइक एनीथिंग इन द शॉप, मतलब कुछ पसंद नहीं आया, सबके बारे में मैंने बोल दिया कुछ भी पसंद नहीं आया। वेरी फ्यू बॉयज़ हैव कम टुडे, अब 1 या 2, 3 बच्चे भी आ सकते हैं, तो उसकी जगह पे मैंने बोल दिया कि वेरी फ्यू बॉय, किसी 1 या 2 के बारे में बात नहीं करके पर्टिकुलरली मैंने बोल दिया वेरी फ्यू, मतलब कि बहुत ही कम बच्चे आए हैं एक जनरल सेंस में। लिटिल विल डू फॉर मी, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये 1 मेरे लिए काम करेगा, 2 मेरे लिए काम करेगा, 3 मेरे लिए काम करेगा, पर्टिकुलरली टारगेट करके नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा लिटिल, मतलब कि 1 भी काम कर सकता है, 2 भी काम कर सकता है, लिटिल मतलब थोड़ा, तो थोड़ा मैंने जनरल सेंस में बोला। तो ये मतलब इस तरह से हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन को पहचानेंगे कि ये सारे वर्ड जहाँ पे यूज़ होंगे और वो इन जनरल के लिए यूज़ होगा, कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ ना होके इन जनरल सबके लिए यूज़ होगा, तो उसको हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे। हम लोगों ने 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को कवर कर लिया है, 2 प्रोनाउन के टाइप्स और बचे हुए हैं, तो ये दोनों 9th और 10th टाइप ऑफ के प्रोनाउंस है। एक है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और दूसरा लास्ट है जो रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग बोलेंगे। ये दोनों भी वर्ड्स दोनों में सिमिलर ही यूज होंगे, लेकिन सेंटेंस में उनका मतलब अलग कुछ और निकलेगा। हु, हुम, व्हाट, विच, हुज इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे, यहाँ पे भी हु, हुम, हुज, व्हाट, विच रिलेटिव प्रोनाउन में आएंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा यहाँ पे दैट यूज होगा। तो अभी हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे कि ये दैट, हु, ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का जब भी यूज करेंगे उसके बाद हम लोग
क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग इंटरोगेटिव का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि इंटरोगेट करना, इंटरोगेटिव मीन्स होता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछना। तो हम लोग इन सारे वर्ड्स का यूज़ क्वेश्चन पूछने के सेंस में करेंगे, तो वहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और ये जो वर्ड होगा, यहाँ पे भी हम लोगों ने व्हाट यूज़ किया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ भी हम लोग पूछ रहे हैं, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। विच भी यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी इंटरोगेटिव के रूप में काम करेगा। सिमिलरली हुज बुक इज़ दैट, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी हम लोग पूछ ही रहे हैं कि किसकी किताब है ये, तो ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में ही काम करेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हम लोग पहचानेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो सेंटेंस के दो क्लॉज को कनेक्ट करता है, रिलेट करता है। जैसे एक क्लॉज ये हो गया, उसके बाद हु हो गया, उसके बाद दूसरा क्लॉज हो गया। सिमिलरली हुज बीच में है, एक क्लॉज इधर है, दूसरा क्लॉज इधर है। सिमिलरली दैट है, दैट बीच में है, एक क्लॉज इधर है, दूसरा क्लॉज में इधर में है। तो इट इज़ मी हु टोल्ड यू, यह मैं हूँ जिसने तुम्हें बताया। तो हु जो है इन दोनों क्लॉज को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे हु यूज हुआ, तो हम लोग इसको पहचानेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। उसी तरह इट वॉज दे हुज बैट इज दिस, ये वे लोग हैं जिनका ये बैट है, तो ये भी दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग हुज को आइडेंटिफाई करेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। इट वॉज ही दैट रैन अवे, ये वो है जो भाग गया। तो यहाँ पे दैट जो है दो क्लॉज को कनेक्ट किया इसने, तो इसीलिए ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ड्स दोनों सिमिलर यूज होते हैं, लेकिन सेंटेंस में कहाँ इसको यूज़ करेंगे, किस सेंस में यूज़ करेंगे, वो हम सेंटेंस देखने के बाद पहचान कर लेंगे। और अभी हमने समझ लिया है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो अब हम लोग सेंटेंस में इन वर्ड्स को देखेंगे, साथ में क्वेश्चन मार्क देखेंगे या फिर डेट देखेंगे कि ये दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोनाउन का टॉपिक जो आज हमने कवर कर लिया। स्टार्टिंग में हमने प्रोनाउन का डेफिनेशन समझा कि प्रोनाउन क्या है, संज्ञा के जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। साथ में ये सेंटेंस को नेचुरल नेचुरल रखता है, सेंटेंस को शॉर्ट बनाता है और सेंटेंस के ब्यूटी को इम्प्रूव करता है, मतलब सेंटेंस को डिस्टॉर्ट नहीं होने देता है। अगर हम बार बार नाउन यूज करेंगे, राम आया, राम ने ये किया, राम ने वो किया, तो बार बार राम रिपीटेशन हो जाएगा, तो वो सेंटेंस की सुंदरता को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो उसी को बचाने के लिए हमने प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एक पहली बार हम लोग नाउन यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम अगली बार से जब भी उस नाउन का जिक्र होगा उसकी जगह पे अप्रोप्रिएट सुटेबल जो भी प्रोनाउन होगा वो वहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे सेंटेंस जो है छोटा भी लगेगा और सेंटेंस की सुंदरता भी बनी रहेगी। तो हमने डिफिनेशन पढ़ लिया कि क्या है प्रोनाउन, किस पर्पज से यूज़ करते हैं। साथ में हमने प्रोनाउन के अलग अलग टाइप्स देख लिए। टोटल 10 टाइप देखे हमने। ये बहुत सारे वर्ड थे, उनको अलग अलग 10 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज कर लिया और उसके बाद सेंटेंस के थ्रू उसका मीनिंग भी समझा। कुछ प्रोनाउंस ऐसे थे जैसे दो प्रोनाउंस है, दोनों में से सिमिलर वर्ड्स है, तो उनका भी हमने डिफरेंस समझा। तो फिर हमारा ये आज का टॉपिक यहीं पे प्रोनाउन ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट में आपको पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर हमारा होगा वर्ब, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर इंग्लिश ग्रामर का कहे, वो कोर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर या हार्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर उसको कह सकते हैं। बिना वर्ड के हम लोग कोई भी सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वो हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग डिफिनेशन समझेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।